नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका सपना 50 साल पहले देखा गया था। 50 साल? हाँ, एक सपना जो मार्शल आर्ट्स के बेताज बादशाह ब्रूस ली ने देखा था। उन्होंने एक शो की कहानी लिखी, लेकिन हॉलीवुड स्टूडियोज ने उसे ये कहकर ठुकरा दिया कि दुनिया तैयार नहीं है। हाँ, कि दुनिया एक एशियाई हीरो के लिए तैयार नहीं है। आज वो सपना हकीकत बन चुका है और ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक और मार्शल आर्ट्स शो होगा। लेकिन इसकी दुनिया और इसके दांव पेंच कहीं ज्यादा गहरे हैं। आज हम उसी मास्टरपीस वॉरियर के पहले एपिसोड द इची अनियन की दुनिया में उतरेंगे। बिल्कुल। और ये कहानी हमें 1870 के दशक के सैन फ्रांसिस्को में ले जाती है। अच्छा। एक ऐसा दौर जहां चाइना टाउन में टोंग्स यानी चीनी गैंग्स अफीम, सत्ता और अपने वजूद के लिए सड़कों पर खून बहा रहे थे। तो ये सिर्फ एक्शन नहीं है? नहीं, ये सिर्फ गैंग वॉर की कहानी नहीं है। ये उस दौर के अमेरिका में बसे आप्रवासियों के संघर्ष, नस्लीय तनाव और पहचान की लड़ाई की कहानी है जिसे ब्रूस ली दुनिया को दिखाना चाहते थे। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है इस शो के बनने की कहानी से लेकर इसके एक्शन, इसके किरदारों और पहले एपिसोड की गहराइयों तक, हम उस सब पर बात करेंगे। चलिए इसकी परतें खोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ छुपा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 50 साल पुराना यह सपना आखिर आज पर्दे पर कैसे पहुंचा। ये कहानी अपने आप में किसी फिल्म से कम नहीं है। ये बिल्कुल सच है। इस पूरे शो की नींव, आप सोचिए, सिर्फ 8 पन्नों के एक ट्रीटमेंट पर रखी है। सिर्फ 8 पन्ने? हाँ, ब्रूस ली के लिखे हुए 50 साल तक के पन्ने हॉलीवुड में घूमते रहे। उनकी बेटी शैनन ली ने इसे एक जुनून की तरह जिंदा रखा। फिर उनकी मुलाकात हुई डायरेक्टर जस्टिन लिन से और उन्होंने शो रनर जोनाथन ट्रॉपर के साथ मिलकर इस सपने को साकार किया। लेकिन 8 पन्नों से इतना बड़ा शो बना देना, ये तो कमाल है। क्या ट्रॉपर ने ब्रूस ली के मूल विचारों को हूबहू इस्तेमाल किया या फिर अपनी तरफ से कुछ नया जोड़ा? यहीं पर यह प्रोजेक्ट बहुत दिलचस्प हो जाता है। ट्रॉपर को कहानी को विस्तार देने की पूरी आजादी दी गई थी। अच्छा। ली के मूल ट्रीटमेंट में सिर्फ 3-4 मुख्य किरदार थे, जैसे हमारा हीरो सहम, एक पुलिस वाला बिग बिल। बस? हाँ, बस। ट्रॉपर और उनकी टीम ने इसी नींव पर चाइना टाउन की पूरी दुनिया खड़ी की। उन्होंने गैंग्स के बीच की दुश्मनी, राजनीतिक दांव पेच और बाकी सभी किरदारों को गढ़ा। लेकिन उन्होंने ब्रूस ली के लिखे मूल विचारों की आत्मा को पकड़ कर रखा। मतलब एक बाहरी आदमी जो एक नई दुनिया में आता है, नस्लवाद से लड़ता है और अपनी पहचान बनाता है। तो ये ली के विजन का सम्मान भी है और उसका विस्तार भी। तो ये तो हुई इसके बनने की कहानी। लेकिन जब ये सपना 50 साल बाद पर्दे पर उतरा, तो क्या वो उतना ही दमदार था? पहले एपिसोड की शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है सैन फ्रांसिस्को के बंदरगाह पर। साल है 1878। एक जहाज से चीनी मजदूरों की भीड़ उतर रही है और उन्हीं के बीच से हमारा हीरो सहम बाहर आता है। और पहले ही सीन में शो 2 बातें साफ कर देता है जो उसे बाकियों से अलग बनाती हैं। और वो क्या हैं? क्योंकि पहली नजर में तो वो किसी भी दूसरे आप्रवासी जैसा ही लगता है। पहली चीज उसकी भाषा। जब एक इमिग्रेशन अफसर उसे मजाक में पूछता है कि क्या वो अंग्रेजी बोलता है, तो सहम एकदम साफ, बिना किसी लहजे की अंग्रेजी में जवाब देता है। अच्छा। ये दर्शकों के लिए पहला झटका है। बिल्कुल। और दूसरा झटका तब लगता है जब वही अफसर एक दूसरे चीनी आदमी को परेशान करते हैं। सहम बिना कुछ कहे उन 3 तगड़े अफसरों की ऐसी पिटाई करता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। मतलब उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स सिर्फ अच्छी नहीं है, वो खतरनाक है। यानी पहले 5 मिनट में ही ये तय हो जाता है कि ये कोई आम मजदूर नहीं है, ये कोई और ही है। बिल्कुल। वो वहां कूली बनकर मजदूरी करने नहीं आया है। और इस लड़ाई को दूर से वांग चाओ नाम का एक आदमी देख रहा होता है, जो चाइना टाउन में एक तरह का फिक्सर है। वो आसम की काबिलियत को पहचान लेता है और उसे चाइना टाउन के सबसे ताकतवर गैंग्स में से एक हॉप वे के पास ले जाता है। और यहीं से उसकी चाइना टाउन की दुनिया में एंट्री होती है। हाँ, हॉप वे को उसका लीडर फादर जून चलाता है, लेकिन उसका बेटा यंग जून गैंग के रोजमर्रा के काम देखता है। यंग जून? हाँ, यंग जून एक बिगड़ैल लेकिन महत्वाकांक्षी लड़का है। वो आसम के लड़ने की काबिलियत से इतना प्रभावित होता है कि एक छोटी सी आजमाइश के बाद उसे गैंग में हैचेट मैन यानी एक एनफोर्सर के तौर पर भर्ती कर लेता है। और इसी के साथ
आसाम चाइना टाउन की गैंग वॉर के ठीक बीचों बीच पहुंच जाता है। एकदम। और इस गैंग वॉर में दूसरी तरफ कौन है? हॉपवे का सबसे बड़ा दुश्मन है लोंग जी टोंग। दोनों गैंग्स अफीम के धंधे से लेकर विशालियों तक हर चीज पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। मतलब हर तरफ तनाव है। हाँ, और इस तनाव के साथ साथ शहर में एक और लड़ाई चल रही है, आयरिश मजदूरों और चीनी आप्रवासियों के बीच। अच्छा, वो क्यों? आयरिश लोगों को लगता है कि चीनी लोग सस्ते में काम करके उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, और इस पूरे माहौल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की एक खास चाइना टाउन स्क्वाड है, जिसका हेड है सार्जेंट बिल ओहारा, एक जुआरी और भ्रष्ट पुलिस वाला। तो यहाँ हर कोई किसी न किसी से लड़ रहा है। तो हमें सहवम की काबिलियत का तो पता चल गया, लेकिन उसके इरादे वो अभी भी साफ नहीं है। वो इस खतरनाक दुनिया में आखिर आया क्यों है? क्या वो भी बाकियों की तरह पैसा और पावर चाहता है? यहीं पर कहानी एक बहुत ही पर्सनल मोड़ लेती है। कैसे? सेहम किसी दौलत के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहन शाओजिंग को ढूंढने आया है, जो सालों पहले अमेरिका आकर गायब हो गई थी। ओह, तो वो उसे बचाने आया है? हाँ, उसे बचाने और वापस चीन ले जाने के इरादे से आया है। और एपिसोड के आखिर में जब वो अपनी बहन को ढूंढ लेता है, तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वो उसे ढूंढ लेता है, लेकिन वो उसे ढूंढ तो लेता है, लेकिन वो अब वो शाओजिंग नहीं है जिसे वो जानता था। मतलब? वो अब माई लिंग के नाम से जानी जाती है, और वो दुश्मन गैंग लोंगजी के लीडर की पत्नी है। क्या? हाँ, जिस गैंग को सहम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा था, उसकी कमान अब एक तरह से उसकी अपनी बहन के हाथों में है। कमाल है। यानी जिस बहन को वो बचाने आया था, वो खुद एक ताकतवर रानी बन चुकी है। और सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बेरहम भी। माइलिंग साफ साफ सहम से कहती है, वापस चले जाओ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैंने ये जिंदगी अपनी मर्जी से चुनी है। तो अब ये लड़ाई सिर्फ गैंग्स की नहीं रही? नहीं, ये एक भाई और बहन की लड़ाई बन गई है। एक भाई जो अपनी बहन की मासूमियत को बचाना चाहता है, और एक बहन जो उस मासूमियत को कब का पीछे छोड़ चुकी है। ये ट्विस्ट तो पूरी कहानी का समीकरण ही बदल देता है। लेकिन इस ड्रामे के अलावा एक चीज जिसकी बहुत तारीफ हुई है, वो है शो का एक्शन। क्या ये सिर्फ ब्रूस ली की नकल है या इसमें कुछ नया है? ये एक बेहतरीन सवाल है। शो के फाइट कोऑर्डिनेटर ब्रेट चान ने ये साफ किया है कि उनका मकसद ब्रूस ली की नकल करना कभी नहीं था। अच्छा? बल्कि उनकी फिलॉसफी को सम्मान देना था। एंड्रू कोजी, जो सहम का किरदार निभा रहे हैं, वो ब्रूस ली के कुछ जाने पहचाने अंदाज अपनाते हैं। जैसे लड़ते हुए अपनी नाक पहुंचना या उनका फुटवर्क। हाँ, मैंने देखा। लेकिन ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि है। लड़ाई का स्टाइल बहुत जमीनी, तेज और क्रूर है। ये देखने में सुंदर नहीं, बल्कि असरदार लगता है। मतलब एक्शन सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, उसका कोई मकसद है? बिल्कुल। यहाँ हर लड़ाई कहानी को आगे बढ़ाती है या किरदार की मानसिक स्थिति को दिखाती है। जैसे क्या किरदार सिर्फ किसी को रोकना चाहता है या जान से मारना चाहता है। इस एक सवाल से लड़ाई का पूरा तरीका बदल जाता है। ये सिर्फ मारपीट नहीं है, ये एक तरह की कहानी है जो बिना शब्दों के बताई जा रही है। एक्शन के अलावा शो की एक और चीज पर बहुत बात हुई है, और वो है भाषा का इस्तेमाल। हाँ, जब चीनी किरदार आपस में बात करते हैं तो वो साफ अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन जैसे ही कोई गोरा किरदार आता है, उनकी अंग्रेजी में एक्सेंट आ जाता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प चुनाव है। ये सिर्फ एक चालाकी भरा सिनेमैटिक टूल नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट कैसे? हॉलीवुड में दशकों से एशियाई किरदारों को टूटी फूटी एक्सेंट वाली अंग्रेजी बोलते हुए दिखाया गया है ना। हाँ, बिल्कुल। जिससे वो हमेशा दूसरे या बाहरी लगते थे। वॉरियर इस सोच को पलट देता है। वो कहता है कि इनकी दुनिया ही असली नॉर्मल दुनिया है, और जो लोग इनकी भाषा नहीं समझते वो बाहरी हैं। ये तो बहुत पावरफुल तरीका है। हाँ, ये दर्शकों को मजबूर करता है कि वो कहानी को एक गैर पश्चिमी नजरिए से देखें, जो ब्रूस ली के मूल विजन का असली सम्मान है। ये दर्शकों को उनके दुनिया में खींचता है, उन्हें बाहरी महसूस नहीं कराता। ये तो वाकई में एक शक्तिशाली तरीका है कहानी कहने का। लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल उठता है, ऐतिहासिक सटीकता का। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने कुछ चीजों पर सवाल उठाए हैं, जैसे कुछ किरदारों के कपड़े उस दौर के हिसाब से ज्यादा स्टाइलिश हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। या सहम का नाम कैंटोनीज है जबकि उसकी बहन का नाम मैंडरिन। क्या ये छोटी छोटी गलतियां शो को कमजोर करती हैं? इस आलोचना पर शो के क्रिएटर्स का जवाब बहुत दिलचस्प है।
उनका कहना है कि वॉरियर इतिहास का एक ग्राफिक नॉवल संस्करण है। ग्राफिक नॉवल संस्करण। हाँ, इसका मकसद कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना नहीं है, बल्कि उस दौर की भावना और ऊर्जा को पकड़ना है। ये एक पल्पी स्टाइलाइज्ड वेस्टर्न है जो ऐतिहासिक घटनाओं जैसे टोंग वॉर से प्रेरणा लेता है, पर हर तथ्य से बंधा हुआ नहीं है। ये तर्क सुनने में तो सही लगता है, लेकिन क्या ये एक तरह का बहाना नहीं है? मतलब कहाँ पर स्टाइलिश छूट खत्म होती है और ऐतिहासिक लापरवाही शुरू होती है? बिल्कुल सही सवाल है। खासकर जब ये एक ऐसे समुदाय की कहानी हो जिसे लंबे समय तक गलत तरीके से दिखाया गया है। ये एक बहुत जरूरी बहस है। एक तरफ ये क्रिएटर्स को हर छोटी मोटी ऐतिहासिक गलती के लिए जवाबदेही से बचाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि मनोरंजन के नाम पर इतिहास को कितना तोड़ मरोड़ना सही है।